क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द भारत इंटरफेस फॉर मनी। एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है भीम, BHIM, भीम बोलते हैं। इसका पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, बस ये समझ में आ रही है कि एक ये एप्लीकेशन है, दूसरी बात इसका संबंध मनी से, पैसे से है, और तीसरी बात ये भारत का है। हाँ है ना। सवाल बस इतना है कि ये भीम को किसने बनाया है। ऑप्शन ए आरबीआई ने, ऑप्शन बी एनपीसीआई ने, ऑप्शन सी सेबी ने, और नॉसमोस। किसने बनाया है? एक बार में सबने जवाब दिया, इसका आंसर है आरबीआई, जबकि आपका आंसर गलत है। इसको बनाया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, सबसे पहले समझो भीम क्या है, फिर से जो समझेंगे यूपीआई क्या है, और फिर समझेंगे ये एनपीसीआई क्या है। भारत में सबके पास पैसा था, लोगों ने पैसे को मटके में गड्ढा खोद कर डालना शुरू कर दिया। फिर आया बैंक, लोगों ने उसको सेविंग करना शुरू कर दिया। अब पैसा बैंक में है, अब पैसा निकालना हो या पैसा भेजना हो तो बैंक जाना पड़ता है। क्या कोई तरीका है कि हम घर बैठे लोगों को पैसा भेज दें? और इस पर खूब चर्चा हुई कि हाँ, क्या फोन बैंकिंग नाम की कोई बैंकिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। पहले बैंक ही नहीं था, फिर बैंक आया, और अब फोन बैंकिंग है, और अब एडवांस इतनी हो गई कि दुनिया घर बैठे अकाउंट खोलो, घर पे ही बैठे रहो, वहां पर पैन कार्ड दो, आधार कार्ड दो, केवाईसी करो, सब घर पे आ जाएगा। अब तो बैंक जाना ही नहीं है। और कुछ बैंक तो इतने एडवांस है, खाता खोलो इस बात का तुम्हें पैसा देंगे। आप इतने महान इंसान, हमारे में खाता खुलवाना है, लीजिए पैसा। तो अब जनरली क्या होता है कि खाता खोलने पर आपको पैसा देना पड़ता है। कुछ बैंक इतने अच्छे हैं कि आपको पैसा दे रहे हैं। तो लगातार बैंकिंग सिस्टम हो रहा है अपडेट। तो बैंकिंग सिस्टम में अब ये बोला कि जब फोन बैंकिंग है, क्या हम अपना बैंक अकाउंट फोन से मैनेज कर सकते हैं? बोला जी बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एक ऐप, उसका नाम है भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। यहां से इंपॉर्टेंट जीके क्या है, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो BH से भारत, I से इंटरफेस, बीच में फोर, M से मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये आपके बैंक को फोन बैंकिंग में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। पर अगर आपने जीवन में कोई सा भी ऐप इस्तेमाल किया हो तो एक बात देखी होगी, हर ऐप पर एक आईडी बनती है। अब टेलीग्राम खोलो, टेलीग्राम आईडी, व्हाट्सएप खोलो, व्हाट्सएप आईडी, और आजकल तो क्रांति मचा रखी है, इंस्टाग्राम खोलो तो इंस्टाग्राम आईडी। इसका मतलब कुछ भी खोलोगे वो आपसे आईडी बनवाएगा। ऐसे ही भीम चलाओगे तो ये भी कहेगा हमें भी एक आईडी दो, और इस आईडी को कहते हैं यूपीआई आईडी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसे यूपीआई आईडी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जिसने फोन बैंकिंग को ऑपरेट करना शुरू किया, जिसने सबसे पहले फोन बैंकिंग को बनाना शुरू किया, उस संस्था का नाम था एनपीसीआई। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी ने बनाया है भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, और यह चलता है यूपीआई आईडी से। और यूपीआई आईडी का इस्तेमाल अब हम लोग जगह जगह कर। यूपीआई से लिमिट कितनी होती है ट्रांजैक्शन की? 1 लाख रुपए। सर छोड़ दिए, ये एक संस्था है, ये एक एक्ट के द्वारा बनी थी। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन सा एक्ट था तो ऐसे बता देता हूं, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। तो 2007 में एनपीसीआई की स्थापना हुई, 2008 में। तब से लेकर ये भारत में पेमेंट के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसको निपटाने की कोशिश कर रहा है, और इसी ने बनाया है सबसे पहला ऐप जिसका नाम है भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इससे रिलेटेड और कोई जानकारी हम लोग को नहीं चाहिए। बताइए यहां तक कोनो दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए, श्योर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक कंट्री है जो अभी ज्वाइन हुई है यूरो जोन में। अरे कितने बच्चे हैं जो कॉमर्स के हैं जीटी क्लास में? 1 2 3, चलो ठीक है। तुम लोग समझ में आ रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि ये भैया आर्ट्स वालों की गैंग बनाकर आप हमें प्रताड़ित कर रहे हो, शोषण कर रहे हो। ठीक है, यूरो जोन में अभी हाल ही में कौन सा देश ज्वाइन हुआ है? यूरो जोन क्या है, ये सवाल क्या है, ये हम सब आपको समझा देंगे पर आपके कहने के बाद। कोरिया?
क्रोएशिया है ये। अच्छा छोड़ो, तो हिंदी मीडियम है ना इसलिए। नहीं मैं बस को समझा रहा हूँ, क्या बेइज्जती मार। इसका सही आंसर है, चलो यहां से जो डाइवर्सिटी आ रही है कि ऑप्शन में हो जाए गलत, बता देते हैं भाई से। क्रोएशिया नाम का एक देश है, क्रोएशिया, जो यूरोप और एशिया के बीच में, यूरोप और एशिया की जमीन लगभग आपस में अटैच होती है। जिनको ये दोनों शब्द नहीं समझ में आ रहा, इतना समझो कि हमारी जो पृथ्वी है इसमें खूब सारा पानी है, पर कहीं कहीं है जहां जमीन है, जो जमीन है उसे कहते हैं महाद्वीप, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिनेंट। दुनिया में सिर्फ 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा है जहां हम रहते हैं, बड़े लोग हैं ना हम, सबसे बड़ा है एशिया, और एशिया से जस्ट बिल्कुल बगल में है यूरोप। कौन से महाद्वीप है? यूरोप। आई हैव ग्लोब, माई प्लेनेट, ये रहा हमारा अर्थ। दिस इज द ग्रेट भारत, ये हमारा इंडिया है, और ये पूरा, और थोड़ा सा इधर आजा भाई साहब, हाँ हाँ थोड़ा सा जूम कर दें इसको, हाँ ये वाला जो हिस्सा है ये यूरोप और एशिया को मिलाता है। जहां पर यूरोप और एशिया दोनों मिलते हैं उस वहां पर एक देश है, उसका नाम है क्रोएशिया। ठीक है, देश का नाम है ये, फालतू सा देश है, कुछ नाम काम का नहीं है, अरे ऐसे ही करंट अफेयर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जब एशिया के, अच्छा ये जो देश है ना एशिया वाले, ये बेचारे गरीब है, इनका विकास नहीं हो रखा, गरीब है, भुखमरी मरते रहते हैं, खूब जनसंख्या है। और यहाँ के जो लोग हैं बेचारे हम बहुत अमीर हैं, खूब अमीर हैं लोग, खूब, इन्होंने खूब झगड़ा वगड़ा किया आपस में और सारा संसार बर्बाद कर लिया। पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, सुना था ना, वर्ल्ड वॉर, ये इन्हीं गधों में लड़ा था। सेकंड हुआ, ये भी इनके बीच में हुआ, और लड़ते 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 ना सब कुछ बर्बाद करके चले गए ये लोग। इसके बाद इन्होंने सोचा भैया इतना फाइट कर लिया है, क्या आगे भी लड़ते रहें? आप कितना लड़ोगे? फिर उन्होंने कहा काम करते हैं, हम जितने भी ये यूरोप कॉन्टिनेंट के देश हैं ये ना आपस में मिल जाते हैं, सहयोग करते हैं आप, और सहयोग करके इन्होंने एक बड़ा सा बनाया संगठन, उसे कहते हैं यूरोपीय यूनियन, उसे यूरोपीय संघ कहते हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ कब बना था? तो हम ऐसे जाते हैं 1992 में बना था। ठीक है, क्यों बना, कैसे बना, फालतू बात है, कब बना, क्या नाम है, यही इंपॉर्टेंट बात है। बना था 1992 में, नाम क्या है? यूरोपीय यूनियन। अब जो यूरोपीय यूनियन है इसमें जो देश शामिल होते हैं उन सबकी अपनी अपनी करेंसी होती है, लेकिन यूरोपीय संघ दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें जब देश ज्वाइन होते हैं तो वो अपनी करेंसी को भूल जाते हैं और यूरोपीय यूनियन की करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं, और यूरोपीय यूनियन की जो करेंसी है उसे कहते हैं यूरो। कहां चला गया? ये रहा, उसे कहते हैं यूरो। तो यहां से जीके का एक सवाल, द करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन इज यूरो। अब जो जो देश इस यूरो को करता है एक्सेप्ट, उसे उन देशों कहते हैं यूरोजोन। तुम आ गए हमारे में, 2 2 3 4 5 6 मिल गए, तो इन लोगों ने जो बनाया इसे कहते हैं यूरोजोन, यानी यूरोपीय यूनियन की करेंसी को स्वीकार करने वाले देश। और यूरोजोन में अभी एक नया देश जुड़ गया है, उसका नाम है क्रोएशिया। ध्यान रखिएगा, ये यूरोजोन में जुड़ा है, यूरोपीय यूनियन में ये 2013 में ही जुड़ गया था, यानी यूरोपीय यूनियन का ये मेंबर पहले बन गया है और यूरोपीय यूनियन की करेंसी को अभी जनवरी 2023 में एक्सेप्ट किया है। इससे पहले ये अपनी करेंसी में ही ट्रेड करता था, लेकिन इसने अब तय कर लिया ना, हम लोग अब यूरोपीय यूनियन की करेंसी में ही ट्रेड करेंगे। तो ये मेंबर बना था 2013 में और इसने यूरो करेंसी को एक्सेप्ट किया है 2023 में। 10 साल तक ये आदमी सोचता रहा कि यूरो ज्वाइन करें या यूरो ज्वाइन ना करें, करे तो क्यों और ना करे तो क्यों। और इस डिस्कशन ने तय कर लिया कि यस वी आर गोइंग टू ज्वाइन यूरो करेंसी। एक बात और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोपीय संघ की कि इनके पास एक शेंगेन वीजा है। अब ये क्या बताता हूं, ऐसी छोटी सी बात है बहुत, क्या हो गया भाई इसको, अच्छा एक है शेंगेन। इसे मान लीजिए आपको इंडिया का वीजा मिला तो क्या पाकिस्तान जा सकते हो? पाकिस्तान में चले जा सकते हो। यूरोपीय संघ में खास बात है, अगर आपको फ्रांस का वीजा मिला तो आप इटली जा सकते हो, आप क्रोएशिया जा सकते हो,
क्योंकि फ्रांस का वीजा नहीं मिला आपको, आपको पूरे यूरोप का वीजा मिल गया है। इसलिए लोग चाहते हैं कि उन्हें यूरोप का वीजा मिल जाए, ताकि वो एक देश में नहीं 2-3 देश में ट्रैवल या फिर वर्किंग के लिए जा सकते हैं। इसलिए लोग अमेरिका जाने से अच्छा यूरोप जाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार यूरोप चले गए तो 3-4 देश का वीजा आपको ऐसे मिल जाएगा। इसलिए लोग यूरोपीय संघ का वीजा चाहते हैं, एक बार मिल जाए बस खेल खत्म। क्योंकि वीजा हासिल करने के लिए खूब सारी टर्म एंड कंडीशंस होती है। अगर आप सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं तो कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, जाइए घूमिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए, वापस आ जाइए। पर अगर आप काम करना चाहते हो तो पूछेंगे आपको भाषा आती है, क्या काम आता है, वहां क्या करोगे, कैसे रहोगे, पहले दिखाओ तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है। मान लो तुम्हें 6-7 महीने काम नहीं रहा तो कैसे रहोगे वहां पर, तो वो सब चेक करके यहां से भेजते हैं। इसलिए यूरोपीय यूनियन का वीजा मिलना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो सवाल यह है, हाल ही में किस देश ने ज्वाइन कर लिया है यूरो जोन? ये ज्वाइन करने वाला 20वां देश है। खैर, यूरोपीय संघ में जो मेंबर हैं वो 27 है, ठीक है, 28 पहले थे, 27 हो गए, तो क्या ये बता हो गया। अभी एक देश था, उसका नाम है ब्रिटेन। ये बंदा बाहर चला गया, कि मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे यूरोपीय संघ में, मेरी बर्बादी हो रही है। और इसे जब ब्रिटेन बाहर गया, इसे कहते हैं ब्रेग्जिट। ब्रे मतलब ब्रिटेन, एग्जिट मतलब बाहर, तो दोनों हो गया ब्रेग्जिट। तो ब्रेग्जिट का रिलेशन किस देश से है? ब्रिटेन से। ब्रेग्जिट का रिलेशन किस ऑर्गेनाइजेशन से है? यूरोपीय यूनियन। ठीक है, ये जो बता रहा हूं आपको, अब ये है जीके। सवाल क्या था, किसने ज्वाइन किया? क्रोएशिया ने। खेल खत्म, ये करंट अफेयर है। और इसके पीछे की जो हिस्ट्री है ये आपकी जीके है, ये आपका जीए है, यानी जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। पेपर में कई बार करंट आता है, कई बार उसका बैक हिस्ट्री आती है। खैर, सवाल नंबर 3 पर आते हैं। अभी एक जगह है, उसको कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर इंडिया और पाकिस्तान, चाइना के आसपास है, यानी हमारे उसके सेंटर में है। सियाचिन ग्लेशियर बहुत ऊपर है। अगर आपने कभी YouTube पर वो शॉर्ट्स देखा हो, उसमें देखा होगा कि एक आर्मी खड़ा रहता है और बर्फ लगातार गिर रही है और उसका पैर बढ़ता जा रहा है। वो जो आप वीडियो देखते हैं वो सियाचिन की वीडियो है, क्योंकि वहां पर हमेशा बर्फबारी होती रहती है, सिर्फ बर्फ है। दूर तक कोई मानवीय आवास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे सैनिक रहते हैं। पर हम टाइम पर वहां पर टेक्नोलॉजी की, भाई रेडियो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वहां से कनेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसके लिए टीम भेजते रहते हैं। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमने टीम भेजी है उसमें एक महिला है। पहली बार महिलाएं ऊंचाइयों पर जा रही हैं, बहुत ऊंचा मतलब। तो पहली बार महिलाएं ऊंचाइयों पर जा रही हैं, तो ये ऊंचाई हमें पता होना चाहिए। 2 बात ऐसे समझ लीजिए, महिलाओं के द्वारा किया गया कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें अब तक पुरुष थे, उसमें कोई महिला आती है, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज। और उस महिला ने कुछ बड़ा काम किया हो, दिस इज करंट अफेयर। ब्रेकिंग न्यूज और करंट अफेयर में अंतर होता है। सास ने बहू को मारते मारते जान से मार दिया, ये ब्रेकिंग न्यूज है। इसमें करंट अफेयर कहां है, क्यों मार दिया, कैसे मार, क्या करेंगे इसका। तो इसीलिए जो न्यूज होती है, जो करंट अफेयर होते हैं, अंतर होता है। उसमें नॉलेज कहां से मिली है? सवाल यह है कि वो जाने वाली महिला का नाम क्या है। ऑप्शन डी मिटा हुआ है, इसका मतलब वो आंसर नहीं है। हाँ नहीं है, वो आंसर नहीं है। बहुत बढ़िया, ए है, देखा, आत्मविश्वास बहुत होना चाहिए, ए ही है। गलत बात होगा। नाम है इसका शिवा चौहान। नाम भी देखो लड़कों वाला है, शिवा। साउथ में हीरो का नाम होता है शिवा, ज्यादातर फिल्मों में। शिवा चौहान नाम की एक महिला है, ये झंडे के नीचे है, यहाँ पर कट दिया मैंने, कोई बात नहीं, ये कंटेंट नहीं पढ़ता, लड़की थोड़ी। शिवा चौहान नाम की महिला है, इलेक्ट्रिशियन मशीनरी लेके जाती है यहां से। वो अभी हमारे लोग गए हैं वहां पर, जहां पर वो गए हैं उसका नाम है सियाचिन। और वहां पर जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, यहां से आप दुनिया देख सकते हो, उस पॉइंट को कहते हैं कुमार पोस्ट। इसे कहते हैं कुमार पोस्ट। इसे कुमार पोस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा एक भारतीय वायुसेना या फिर किसी सेना का एक मेंबर था जो सबसे पहले इस टॉप पर पहुंचा था। क्योंकि सबसे पहले वो पहुंचा था, हमें उसका नाम नहीं पता था, यानी उस पोस्ट का, तो हमने कहा ये पहुंचा है, इसके नाम पर रख दो, तो बोला कुमार पोस्ट। और वहां पहुंचने जितने भी लोग होते हैं उनकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। और हमने अभी एक टीम भेजी है, ये टीम पहुंच गई है उसके सबसे ऊंचाई पर। और इसके लिए हमारी एक परियोजना, उसे कहते हैं मेघदूत परियोजना। कहीं लिखा हुआ है क्या? तो
नहीं लिखा होगा। मेघदूत परियोजना कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने सैनिकों को रेडियो ट्रांसमिशन, अपने सैनिकों को खाना वाना संसाधन भेजते रहते हैं। तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किस ग्लेशियर से है? तो बता देंगे सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन ग्लेशियर का सबसे टॉप मोस्ट जो पोस्ट है उसका क्या नाम है? तो कुमार पोस्ट। और अभी हाल ही में एक महिला पहुंच गई है, उस महिला का नाम है शिवा चौहान। तो ये बात हमारे लिए थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार इतिहास में हो रहा है, इसीलिए। उसके अलावा और कोई खास बात इसकी नहीं है। आखिरी ऑप्शन जा क्यों रहा है भाई? क्या ऑप्शन डी नहीं है इसका भी? अभी बच्चे खेलते हैं खूब सारा ऑनलाइन गेम। सरकार परेशान है कि ऑनलाइन गेम का क्या करें, इनके ऊपर टैक्स लगाएं तो कैसे लगाएं, नहीं लगाए तो कैसे लगाएं, बैन लगाए तो क्यों लगाएं, ना लगाए तो क्यों नहीं लगाए। सरकार बहुत परेशान है। बच्चा इस कंप्लीटली हाथ से बाहर, हमारे घर वाले कहते हैं बच्चा हाथ से बाहर चला गया है, हाथ से निकल गया है। तो अब बच्चे हाथ से निकल रहे हैं, तो ये ऑनलाइन जो गेम बना रहे हैं इन पर होना चाहिए कंट्रोल। और किसी ने ऑनलाइन से पहले कह दिया ये भाई साहब। अब सवाल ये है कि जो ऑनलाइन गेम का कानून नहीं बना है, सिर्फ कानून कैसा बनेगा उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है, यानी प्रारूप तैयार किया है। सवाल यह है ये प्रारूप किसने तैयार किया है? अब सिंपल सी बात है कि ये बात है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की, तो होम अफेयर तो हो नहीं सकता। अब क्योंकि इसमें साइंस की, मेडिसिन की कोई खास बात है नहीं, तो साइंस वाले लोग थोड़ा सा दूर रहो, जाओ। अब डी ऑप्शन में है नहीं, तो बचा कौन सा? ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारी पूरी की पूरी मिनिस्ट्री का नाम है। इस क्वेश्चन का संबंध है गवर्नमेंट स्कीम से या गवर्नमेंट इनिशिएटिव से। एक ये भी आता है कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही इनिशिएटिव की जानकारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने बनाया एक कानून, नाम है ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी, कि बच्चे गेम खेल के बहुत बिगड़ रहे हैं तो उनके लिए कानून बनना चाहिए। जो लोग गेम खेलते हैं या जिस तरह का गेम बन रहा है, क्योंकि अभी कुछ साल पहले एक न्यूज आई थी, गेम थी, बच्चे खेलते थे और मर जाते थे, पता नहीं क्या नाम था उसका। हाँ वही फालतू फालतू, उन्होंने लगा कि हम लोग असली में हमें मार देगा, कोई कर देगा। तो ऐसे खबरें आती रहती है, पता नहीं कौन मरा नहीं मरा, मैं समझ नहीं आया, पर खबरें आई थी कि बच्चे मर रहे हैं। सबसे बढ़िया गेम है सांप, वो बॉल खाता है, बड़ा होता रहता है, होता रहता है और एक दिन उसमें कोई डिप्रेशन नहीं है, सबसे बढ़िया गेम है। और उससे बढ़िया वो खेलो जो सांप सीढ़ी होता है, सांप काटा नीचे जीना चढ़ के ऊपर, वो बढ़िया बढ़िया गेम थी। आप पता नहीं कहां से फालतू फालतू गेम आ गए। पर खैर, अगला क्वेश्चन को कहीं भी कॉपी में अगर आपको नोट्स मिलेंगे तो स्टार कर लीजिएगा। ये सवाल पेपर में अगर हुआ तो मान लीजिएगा पेपर बना रहा टीचर इज टू इंटेलिजेंट, और अगर नहीं हुआ तो अगला कोई दूसरा होगा। और क्या सवाल ये है, फूड प्राइस इंडेक्स, इसे हिंदी में कहते हैं खाद्य मूल्य सूचनांक। सूचनांक मतलब इंडेक्स। फूड प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? और कुछ बच्चों को लग सकता है कि भैया फूड एंड एग्रीकल्चर मतलब पैसा खाना वाने वाली बात है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पहली बार आपकी सोच बिल्कुल सही है। आंसर इज फूड, कहां है लिखा, कहां है भाई? अच्छा ये तो लिखा हुआ, हाँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये। अब यहां से दो तीन सवाल इंपॉर्टेंट है। ये फूड प्राइस इंडेक्स क्या होता है? फूड प्राइस इंडेक्स जब निकलता है तो उसमें किन किन बातों को शामिल किया जाता है? और एक और बात, फूड प्राइस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, मतलब इंडिया के बारे में कौन सी बात कही गई है? इन लोगों ने माना कि दिसंबर 2022 और नवंबर 2022 में जो फूड प्राइस है वो पूरी दुनिया में लगातार बढ़ा है, एक बात। दूसरी बात, फूड प्राइस इंडेक्स की कीमत बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट सब्सिडी हो गई है कम। जैसे गवर्नमेंट कई बार सब्सिडी देती है, अलग अलग समय से बिजली है, हम लोग को 200 यूनिट फ्री मिलती है। गैस है, इस पर किसी जमाने में फ्री मिलता था, यानी अगर आपने 1100 रुपए दिया तो 500 रुपए बैंक में आ जाते थे, आपको कम पड़ता था। पर अप्रैल 2021 से लेकर सब्सिडी हो गई है बंद। सरकार ने कहा जितने का सिलेंडर है ये बहुत कम दाम है, देश के विकास के लिए आपको इतना सहयोग करना चाहिए, तो हम लोग सहयोग लगातार कर रहे हैं। तो अभी ये इंडेक्स रिलीज किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, एक बात। और दूसरी बात ये इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर है रोम में, और रोम है
इटली में। राजधानी है इसकी? बहुत बढ़िया। ये सवाल तो छपा हुआ है पेपर में, आएगा ही आएगा। ये जिसको नहीं पता होगा डूब के मर जाना कहीं जाके। ये बात सबको पता है कि हमारा एक गाना है जिसको ऑस्कर मिला है, ऑस्कर, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, कि बोला ये हुई ना ओरिजिनल बात। पर इस गाने का संबंध हिंदी, हरियाणवी, तेल और क्या कहते हैं जो नॉर्थ वाली भाषा, इससे नहीं है। ये तेलुगु और तमिल में लिखा गया गाना है। गाने का नाम है नाटो नाटो, फिल्म का नाम है RRR। फिल्म बेसिकली बेस है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर, कि दो लोग थे, एक पुलिस अधिकारी था, एक आंदोलनकारी था। 12th की हिस्ट्री में एक कहानी भी है अल्लू सीताराम की, कि वो अपने आप को जंगल का भगवान कहता था। उसको कहता था कि मुझे जंगल से मिलती है शक्ति। क्लास 10th में एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, पर जिस समय पढ़ना चाहिए था उस समय आप नाटो नाटो सुन रहे थे। और खैर, तो नाटो नाटो को मिला है गोल्डन अवार्ड। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसको मिला है 2023 में? तो नाटो नाटो को। भारत की तरफ से ऑस्कर जीतने वाले ओरिजिनल सॉन्ग का नाम बताओ, तो नाटो नाटो। और एक और बात, ये इंडिया का पहला सॉन्ग है जिसको ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला है अवार्ड। अब तक हमारे सॉन्ग को वो ओरिजिनल मान ही नहीं रहे थे। और इस बात के लिए कि पहली बार ना सिर्फ हम लोगों को ओरिजिनल के लिए ऑस्कर मिला, बल्कि एक और बात, हमारी एक डॉक्यूमेंट्री है जो एलिफेंट और ह्यूमन रिलेशन का बेस है, उसको भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। और तीसरी बात, इंडिया की तरफ से पहली बार किसी को ऑस्कर में होस्ट करने के लिए, एंकरिंग करने के लिए बुलाया गया। सी इज द, क्या नाम उसका, दीपिका पादुकोण, वही बेसरम रंग वाली, तो वही लड़की, उसको बुलाया भाई साहब कि आ जाओ आप हमारे यहाँ और इनॉग्रेट करो। तो 2023 का ऑस्कर इंडिया के लिए बहुत खास था। एक, हम लोग 2 बार ऑस्कर जीते, एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री और एक बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। और हमारे यहां से जाने वाली पहली महिला, जिस करंट अफेयर, पहली महिला जिसने ऑस्कर में अपनी इनॉग्रेट किया, दैट इज प्रियंका चोपड़ा, सॉरी दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण जो पहली लड़की है जो ऑस्कर में गई है, उसने बहुत अच्छी स्पीच दी थी, मतलब 2 मिनट की थी। ये दोनों थे, इनमें से एक अच्छा, दोनों अच्छे हीरो हैं। बनाया है SS राजामौली ने। SS राजामौली डायरेक्टर थे, जो कंपोजर थे, जो बनाया है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है किसने बनाया, इंपॉर्टेंट ये है किस फिल्म का था। इंपॉर्टेंट ये है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग किसको मिला है, ऑस्कर किसको मिला है। बच्चों को क्योंकि ऑस्कर याद रहता है इसलिए वो ऑस्कर पूछते ही नहीं। तो बताओ एकेडमिक अवार्ड 2023 किसको मिला है? ऑस्कर को ही एकेडमिक अवार्ड भी कहते हैं। इसका पहले नाम एकेडमिक था, बाद में इसको ऑस्कर कर दिया। ठीक है, एक और बात, 2023 में हम लोगों को पहली बार मिला है, इसीलिए ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। कल परसों के बच्चा आया था, बोला भैया कश्मीर फाइल को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। तो ऐसे फेक न्यूज से दूर रहिएगा, न्यूज में विश्वास कीजिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, गोल्डन अवार्ड रिलेटेड टू विच फील्ड, बता देंगे स्पोर्ट्स, फिल्म, बता देंगे दिस इज रिलेटेड टू फिल्म। तो इस क्वेश्चन के बेस पर कई तरह के सवाल बना सकते हैं, इसीलिए ये इंडिया के लिए प्राइड का मूवमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। संसद में एक व्यक्ति ने कह दिया धन्यवाद मोदी जी का कि उन्होंने हम लोगों को ऑस्कर जितवाया है। लोगों ने कहा वाह, बोला कि ये सच बात है कि मोदी जी ने फिल्म आने तो दी, तो बनने के बाद देते। तो इसमें थैंक्स टू डियर प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने भाई साहब हम लोगों का ऐसा किया। एक ये सवाल है, हलवा सवाल है पर अच्छा सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट किसका माना जाता है? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड आंसर। आंसर इज 2006 से ये इंडेक्स आ रहा है और 2006 से लेकर 2023 तक हर बार टॉप किया है। दुनिया में जापान का अगर कोई नागरिक बिना वीजा के एयरपोर्ट पर पहुंच जाए तो उसे टिकट मिल जाती है। सर आपके लिए वीजा की कोई जरूरत नहीं है, आप आ रहे हैं यही काफी है। इंडिया दुनिया में सिर्फ 27 देश ऐसे हैं जहां पर वीजा फ्री है हमारा, उनमें से 7 तो हमारे अगल बगल के ही हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इतना जाएगा ही कौन, दिमाग खराब। तो
जाना चाहिए, ऐसे बुरा मान जाओगे तो। इसलिए हमारा 27 देशों में और जापान का 193 देशों में, सुनता ले भाई साहब, तो इतने देशों में सिर्फ ये अपना पासपोर्ट दिखाकर जा सकते हैं। देयर इज नो नीड टू वीजा। तो जितने, इसलिए कहते हैं इनका पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए लोग जापान की सिटीजनशिप चाहते हैं। पर जापान में लोग कम, रोबोट ज्यादा हैं, तो लोग वहां से जाते ही नहीं, लोग उनके रोबोट आते हैं हमारे यहाँ। सिटीजनशिप मिलेगी हम लोगों को, तो इसीलिए तरह तरह की बात चलती है। ऐसे बताता हूं, अभी हम लोगों ने अपना बनाया है न्यूज एंकर, लाइक एक रोबोट होगी, वो आपका न्यूज बोलेगी रोज आकर। कि क्यों रखेंगे लोगों को, जब मशीन है टाइप कर दो बोल देगा अपने आप ही, वो आके बोल देगी। जो तो आते हैं सुपर फास्ट 100 खबरें, वो लड़के बड़बड़ा तो बोला कि तुम क्यों रोबोट बोले हमारी जगह। यानी लगातार जो रोबोट है वो लगातार इंसान को कर रहा है शिफ्ट। चाइना दुनिया का पहला देश है जिसने एंकर में लोगों को नहीं, रोबोट को रखा हुआ है। वहां के जितने भी एंकर हैं वो सब रोबोट हैं। डिबेट करते हैं रोबोट, वहां के सवाल पूछते हैं जो पैनल में आते हैं। एक जगह बाकी है, डिस्कशन करने वाले भी रोबोट होता है, खेल ही खत्म। कि आए भी रोबोट, सुनने वाले भी रोबोट, देसी चाइना का नाम ले जाएगा। तो जापान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। इंडिया की रैंक कौन सी है पता होना चाहिए हम लोगों को, ये है 85। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये हर 6 महीने पर आता है, तो साल में ये 2 बार आता है। और अच्छी बात क्या है, जब तक ये दूसरी बार आएगा तब तक आपका पेपर हो चुका होगा। तो इसीलिए अभी उसे होना चाहिए कि अभी इंडिया की रैंक है इसमें 85। ये रिपोर्ट आ रही है 2006 से, और 2006 में इंडिया की रैंक थी 71। तो ये नहीं कहना कि विकास नहीं हुआ, विकास तो हुआ ही है। हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, लगातार दुनिया को बोलना है कि भैया हमारा मानो 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 मानो। और खैर ठीक बात है, करना भी चाहिए। इससे क्या होता है कि उस देश की वर्ल्ड या फॉरेन पॉलिसी क्या है। जब लोग पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि इससे हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स खराब होगा हमारा, तो उनको समझ नहीं आता कि हेनरी कौन है, ये पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है। तो उस समय ये बात हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इंडेक्स निकालता भी जापान है और टॉप भी करता है। तो ये मत कहना भैया करप्शन कर रहा है, उसकी वैल्यू, उसकी वजह बेचारा वही टॉप कर रहा है तो वही निकालेगा। देखो हम फिर टॉप, फिर टॉप, फिर टॉप। अब सिंपल सी बात है, स्टेटस पर मार्कशीट कौन लगाएगा, जिसके 90 नंबर होंगे। जो पास होगा वो ब्लर कर देगा नंबर को, नीचे देखो पास। तो इसीलिए डिपेंड करता है ना, वो आजकल नया चल रहा है मार्कशीट लगाने वाला ट्रेंड।